बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है कि जहाँ पे रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को, इस बज़म को सजाते हैं आपके लिए। और ये इस वीक का हमारा पहला शो है, तो आपको मालूम है कि पहला शो हम कोशिश करते हैं कि हमारा स्पेशल शो हो और स्पेशल गेस्ट के साथ हमारा शो हो। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कई शख्सियात का आना हुआ, कई शख्सियात का जाना हुआ, लेकिन उनमें कुछ ऐसी शख्सियात भी चली गई कि जिनको काम करने के शायद इतने मौके नहीं मिल सके, उनके लिए हर्डल्स क्रिएट की गई और वो क्यों कर इतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सके। हालांकि अगर वो जहां उनको काम करने का मौका मिलता है वहां पे उनकी प्रोडक्टिविटी और वहां पे उनके जो काम है वो नज़र भी आते हैं। लेकिन पीसीबी में आके क्यों रस्टी हो जाते हैं, क्यों जंग लग जाता है, आज हम इस पर भी बात करेंगे। साथ साथ बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ भी जो हैं वो उनके नाम के साथ जुड़ी होती हैं, आज उनको भी हम बात करेंगे, उनकी कोशिश करेंगे कि वो कंट्रोवर्सीज़ जो है वो हम उनसे जानना चाहें कि उसमें असल हकीकत क्या है। मेरे साथ बज़रिया वीडियो लिंक मौजूद हैं हमारे बहुत ही अपने बड़े ज़बरदस्त विकेट कीपर बैट्समैन अतीकुज़्ज़मा, जो गुज़िश्ता चंद माह पहले तक जो थे वो पीसीबी के साथ नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में बतौर विकेट कीपिंग कोच मुंसलिक थे, लेकिन अब उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है और अब जाके इंग्लैंड में वो कोचिंग कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अतीक, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप अली भाई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और इससे पहले कि आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, अपने नाज़रीन के साथ भी शेयर करते चलें, क्योंकि 2-3 दिन हमारा शो होता नहीं है वीक में, और इसी दौरान जो है पाकिस्तान के स्पीड स्टार शोएब अख्तर साहब की वालदा का इंतकाल हुआ। जी स्पोर्ट्स की जानिब से, जी टीवी की जानिब से हमारी तमाम तर जो नेक दुआएँ हैं, नेक तमन्नाएं शोएब अख्तर की फ़ैमिली के साथ हैं, और हम दुआ गो हैं कि शोएब अख्तर की वालदा को अल्लाह ताला जवार रहमत में जगह दें और उनकी मग़फ़िरत फ़रमाएँ। सबसे पहले, इससे पहले कि मैं आगाज़ करूँ प्रोग्राम का, अतीक सबसे पहले ही बताइएगा कि अगर आप शोएब अख्तर साहब की वालिदा के हवाले से अगर आप कुछ कहना चाहें। देखें, बहुत सुन के बहुत दुख हुआ और बहुत बड़ा लॉस है उनके लिए, और शोएब बहुत अच्छे दोस्त हैं और मेरी दुआ उनके साथ है कि अल्लाह ताला उनको सब्र दे और उनकी वालिदा को जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब फरमाए। जी नाज़रीन, अभी आपने अतीक की गुफ्तगू भी सुनी शोएब अख्तर की वालिदा के हवाले से, और हम एक दफ़ा फिर दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनको जवार रहमत में जगह दे। शाहनवाज़ धानी का भी हमने तस्करा किया। शाहनवाज़ धानी की एक छोटी सी भी सर्जरी भी हुई, लेकिन चंद दिन कबल वो कराची आए और उनके एजाज़ में सजास ने एक तकरीब का इनेकाद किया। क्या रहा इस तकरीब में, आइए देखते हैं। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन सिंध ने सालाना अवार्ड की तकरीब सजाई। तकरीब में इंटरनेशनल क्रिकेटर शाहनवाज दाहानी को सजास गोल्ड मेडल दिया गया। मुझे इस मेडल के काबिल समझा और मुझे गोल्ड मेडल दिया फर्स्ट टाइम, और इंशाल्लाह ये सबको शाहनवाज दानी पे उम्मीदें हैं और इंशाल्लाह इन्हीं उम्मीदों पे मैं भरपूर अपनी कोशिश करूँगा और इसी तरह अपने कंट्री का नाम रोशन करूँगा। सिंध के वजीर इत्तलात सईद गनी का कहना था कि सजास की शाहनवाज दाहानी की हौसला अफजाई खुश आइन है। अपनी सलाहियतों की बुनियाद पर इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना शाहनवाज का हक है। तकरीब से खिताब करते हुए सेक्रेटरी स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स ने कहा कि पीसीबी के साथ मिलकर सिंध की बुनियाद पर सुपर लीग का प्लान बनाया है। तकरीब में 6 एथलीट्स को टैलेंट अवार्ड और स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाले रिपोर्टर्स को मुख्तलिफ कैटेगरीज में अवार्ड दिए गए। मोहसिन मेहदी, जी न्यूज़, कराची। जी नाज़रीन, आपने मोहसिन मेहदी की रिपोर्ट देखी शाहनवाज धानी के हवाले से और सजास की इस तकरीब के हवाले से। यहाँ तक के लिए इतना ही, लेकिन इससे पहले कि मज़ीद आगे बढ़ें, सबसे पहले आज की टॉप स्टोरीज। पाकिस्तान ने यूएई को हराकर अंडर 19 एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी फाइनल का तीसरा रोज बारिश की नजर हो गया। कौमी टेस्ट क्रिकेटर आबिद अली ने अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद ट्रेनिंग शुरू कर दी। दूसरी जानिब फास्ट बॉलर शाहनवाज दहानी की नाक की कामयाब सर्जरी। किसी फर्स्ट क्लास क्रिकेटर को साल में 60 लाख रुपए हासिल नहीं होते, ऐसे मालूमात मीडिया की तवज्जो हासिल करने के लिए फरहम की जाती है। सलमान बट। ओमिक्रॉन के बाद सूरत हाल मुश्किल है, लेकिन दौरा पाकिस्तान के लिए पुरअज़्म है। ऑस्ट्रेलिया चीफ एग्जीक्यूटिव निक हॉकले। अफगानिस्तान के फास्ट बॉलर नवीन उल हक पीएसएल के 7वीं एडिशन से दस्तबरदार हो गए। बर्मिंघम में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स की क्वींस बैटन रिले पाकिस्तान पहुंच गई। जी नाज़रीन, आपने आज की टॉप स्टोरीज देखी, और एक अच्छी खुशाइंद खबर यह है कि पाकिस्तान अंडर 19 ने 3 मैचेस मुसलसल जीतने के बाद जो वो अब एशियन चैम्पियनशिप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। पाकिस्तान ने इससे पहले अफगानिस्तान को 1 साइडेड मैच में शिकस्त दी, उसके बाद इंडिया को शिकस्त दी, और अब 21 रन से यूएई की अंडर 19 टीम को शिकस्त देकर अब सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। अतीक, यहीं से आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आपने ग्रास रूट क्रिकेट पर काम किया, बड़े करीब से आपने देखा, क्या मुस्तकबिल है पाकिस्तान की ग्रास रूट क्रिकेट आप कैसे देख रहे हैं? पाकिस्तान का फ्यूचर आप किस तरह देख रहे हैं और कितना टैलेंट है पाकिस्तान में?
देखें, टैलेंट की बात तो हम सबको पता है कि पाकिस्तान में टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है। टैलेंट को जिस तरह डेवलप करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, उसके लिए काम चल रहा है। और जहां तक पाकिस्तान अंडर-19 टीम का सवाल है, सबसे पहले तो उनको कांग्रेचुलेशन है कि उन्होंने बहुत अच्छे तीनों मैचेस जीते, स्पेशली इंडिया के खिलाफ बहुत ही सिग्निफिकेंट परफॉर्मेंस दी। और इसका क्रेडिट देता हूं मैं सारे पीसीबी को भी, और जो उनके साथ उनका कोचिंग स्टाफ मुंसलिक है, क्योंकि उन्होंने काफी मेहनत की अंडर-19। ये लड़कों का जो बैच है, ये तकरीबन 1.5 साल से एक साथ है। तो वर्ल्ड कप की एक प्लानिंग हुई है कि वर्ल्ड कप में जिस ग्रुप को वर्ल्ड कप में क्वालिफिकेशन एज वाइज मिलती है, उस ग्रुप को एक साथ रख के उस साथ ग्रूम किया गया, उनको मैचेस पे मैचेस खिलाए गए, जिसका नतीजा आपको देखने में मिल रहा है। तो मुबारक हो पाकिस्तान अंडर-19 टीम को, और होप करता हूं कि पाकिस्तान अंडर-19 टीम फाइनल भी जीत कर आएगी और वर्ल्ड कप में भी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी इंशाल्लाह। अच्छा, आपने काफी काम किया नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, बल्कि काम कम किया, रहे आप वहां पे ज्यादा है। नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो है, उसको पहले एनसीए कहा जाता था, क्या सिर्फ नाम बदला है या आपने अंदर रह के कुछ देखा कि कुछ उसकी नेचर भी चेंज हुई है? नहीं, नेचर चेंज हुई है अली। अगर मैं ये बोलूंगा तो बिल्कुल ही गलत होगा कि ना वहाँ पे काम नहीं हुआ। और ग्रांट ब्रैडमैन, नदीम खान और सकलैन मुश्ताक, एक इनका विजन था और हम लोग एक पेज पे सारे काम कर रहे थे और बहुत अच्छा तरीके से काम चल रहा था कि हमने डोमेस्टिक क्रिकेट को रिवाइव किया, डोमेस्टिक क्रिकेट को इम्प्रूव करने की कोशिश की, और काफी एक पाकिस्तान वे हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें प्लेयर्स फर्स्ट की फिलॉसफी से हम लोग सारे एक साथ काम कर रहे थे। तो हमारे जो गोल्स थे, ऑब्जेक्टिव थे, वो बहुत अच्छे थे, मगर हम लोगों ने उसके लिए जो अपना एक है ना एक्शन प्लान था ना, उस प्लान पे पूरा अमल नहीं हो सकता। उस प्लान पे अमल इस वजह से नहीं हो सका कि ऑब्वियसली के चेयरमैनशिप चेंज हुई, सीईओ साहब चले गए, तो उसके बाद सारी चीजें रुक गई। तो उससे पहले अगर आप देखें तो काफी काम हुआ है। हम लोगों ने सारे कोचेस ने जाके अंडर-19 टीम के साथ काम किया है, हैंड्स ऑन काम किया है, उनके कोचेस को एजुकेट किया। फिर उनके कोचेस को हमने एज अ फर्स्ट टीम फील्डिंग कोचेस एम्प्लॉय किया फर्स्ट टीम के साथ, तो वहां पे जाके फिर उनको भी एजुकेट किया। फिर फर्स्ट टीम के सामने सारे डोमेस्टिक टूर्नामेंट में साथ रहे। काम हम लोग काफी कर रहे थे, मगर ऑल ओवर सडन जैसे ही बोर्ड चेंज हुआ, सारी चीजें चेंज हुई, तो काम स्टॉप हो गया। तकरीबन 2 महीने से कोई भी चीजें कुछ क्लियर नहीं था कि क्या होना है, किस डायरेक्शन में जाना है, हमें रखना है उन्होंने या नहीं रखना। तो ये सारी चीजें जो है ना, हम लोगों को ना एक डायलेमा में डाल दिया था, जिस डायलेमा की वजह से मैंने ये डिसाइड किया आखिरी में कि अब बेहतर इसी में क्या ना पार्ट कर लूं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ टेम्पररी तौर पे। तो इसी वजह से मैंने रिजाइन किया था। ठीक है। अच्छा अतीक, आपका जो टेन्योर है, कितने अरसे आप रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ? देखिए, मैं सितंबर 2020 से मेरा कॉन्ट्रैक्ट था और 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट मैंने साइन किया था, और मेरी मतलब ख्वाहिश यही थी कि मैं 3 साल पूरे करूं और उसके बाद भी रुकूं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ। मेरी वहां आने की वजह यही थी कि देखें, पैसे तो मैं इंग्लैंड में ज्यादा कमा सकता हूँ रह के, मगर पाकिस्तान क्रिकेट में काम करके अपनी जो एक्सपर्टीज थी, खासतौर पर विकेट कीपिंग की, वो विकेट कीपिंग की एक्सपर्टीज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दूं, अपने मुल्क के लिए काम करूं और यहाँ से ऊपर भी जाऊं एज अ कोच। मेरे अपने भी पर्सनल गोल्स थे कि मुझे भी आगे बढ़ना है एज अ कोच। मैंने अपनी क्वालिफिकेशन को इम्प्रूव करना है, अपनी स्किल को इम्प्रूव करना है, और उसको इम्प्रूव करने के लिए मुझे मुख्तलिफ एनवायरनमेंट में काम करने की जरूरत थी, जो मैं नहीं कर सका एट दी एंड। और बाद में जाके मुझे फ्रस्ट्रेशन हुई कि अगर मुझे एक ही जगह पे रहना है और मैं सैलरी से भी सेक्रीफाइस मैंने किया हुआ है सिर्फ इस वजह से कि मैं पाकिस्तान टीम के साथ ऊपर जाना चाहता हूँ, और अगर मैं ऊपर भी नहीं जा सकता तो फिर मेरा रहने का वहाँ पे क्या फायदा। ठीक है। और नाज़रीन को बताता चलूँगी, अतीक और हमने चूँकि बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ हम रहे भी हैं, अतीक वो पैट्रियोटिक पाकिस्तानी हैं कि जो अपनी ब्रिटिश जो नेशनल है, इनकी स्पाउस है, इनकी वाइफ जो उनको लेकर पाकिस्तान आ गए, इनके बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे थे, उसके बावजूद ये पाकिस्तान की मोहब्बत में अपनी पूरी फैमिली को लेकर आ गए। लेकिन इसी किस्म के हालात रहे कि एडजस्ट नहीं कर सके, और पहले उन्होंने फिर अपनी फैमिली को वापस भिजवाया, और फिर अब इनको जो यहाँ पर काम किया नहीं या करने नहीं दिया, ये तो मैं इनसे बाद में पूछूंगा, लेकिन इनको फिर बाद में वापस जाना पड़ा। मुझे मालूम था कि आपने कब ज्वाइन किया, लेकिन मैं आपसे सुनना चाह रहा था कि आपने कब पीसीबी को ज्वाइन किया, कितने आपने विकेट कीपिंग के कैंप लगाए इस दौरान? अली भाई, बड़ी मुश्किल से मैं एक कैंप लगा पाया हूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी वजह थी। एक तो सब में बड़ी वजह ये थी कि विंडो का ढूंढना वो बहुत मसला था, क्योंकि जैसे ही मैंने ज्वाइन किया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, पाकिस्तान अंडर-19 का उस वक्त हमें स्ट्रेट अवे कैंप मिल गया था, तो वो 2 महीने का कैंप था। फिर उसके बाद डोमेस्टिक क्रिकेट शुरू हो गई, तो डोमेस्टिक क्रिकेट के साथ हम ऑब्वियसली प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो हम उनके साथ लगे रहे। फिर उसके बाद ऑब्वियसली बीच में मेरे अपने हॉलीडेज भी आते थे, क्योंकि मुझे अपने घर जाने के लिए भी कम से कम 1 महीने का टाइम चाहिए था, क्योंकि कोविड की वजह से 10 दिन जाके वहाँ पे क्वारंटीन करना पड़ता था। फिर क्वारंटीन करने के बाद कम से कम मैं 20 दिन अपनी फैमिली के साथ गुजारना चाहता था। तो इस तरह के मेरे साल में 2 ट्रिप लगते थे, तो वो 2 महीने तो मेरे ऐसी तरह निकल जाते थे। फिर उसके अलावा 3-4 महीने डोमेस्टिक क्रिकेट में रह जाते थे। फिर अंडर-19 के कैंप, पाकिस्तान टीम के कैंप भी सेम टाइम पे लग रहे थे, तो विकेट कीपिंग का कैंप लगाना बहुत बीच में मुश्किल हो गया था।
फिर मैंने एक KPL जिस दौरान हो रही थी, उस वक्त मुझे एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी नजर आई जिसमें मैंने जितने अवेलेबल विकेट कीपर थे, मेरे ख्याल से 16 थे या 14 विकेट कीपर्स थे पूरे पाकिस्तान के अंडर 19 फर्स्ट टीम सेकंड टीम मिला के। 12 विकेट कीपर तो उनको हमने इनवाइट किया था, जितने भी अवेलेबल थे सबको हमने इनवाइट किया। हमने किसी को मतलब चूज नहीं किया था। हमने जितने लड़के जो डोमेस्टिक क्रिकेट में खेले थे पाकिस्तान के लिए अंडर 19 सेकंड 11 फर्स्ट, हमने सबको बुलाया, उनके साथ काम किया। डिसअपॉइंटमेंट थी मुझे क्योंकि विकेट कीपिंग ऐसा मेरा कोचिंग का मेरा एरिया जिसमें मैं समझता हूँ कि मेरा बड़ा कंफर्टेबल जोन है। मैं समझता हूँ कि मैं अगर विकेट कीपर्स के साथ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट पे काम करूंगा तो मैं विकेट कीपर्स की स्किल को काफ़ी इन्हेंस कर सकता हूँ, उनकी काफ़ी हेल्प कर सकता हूँ और एक लेवल से दूसरे लेवल पे जा सकता हूँ। मगर मुझे वो मौका नहीं मिल सका जिसके लिए मैं बड़ा डिसअपॉइंट था। और सब में बड़ी बदकिस्मती ये कि जिस हेड कोच जो पाकिस्तान टीम का उसको करंट हेड कोच साहब थे, उनको भी कोई विकेट कीपिंग के कोचिंग में कोई दिलचस्पी थी नहीं। मुझे तो मैं तो चूंकि मेरी उम्र बढ़ रही है, थोड़ा मेरी याददाश्त भी खराब हो रही है, उसमें हेड कोच कौन थे? हाँ, उस वक्त मिसबाह साहब हेड कोच थे। ठीक है। तो अच्छा, मैं आता हूं जरा, मैं इधर की तरफ भी आता हूं, हेड कोच की तरफ भी आता हूं। आपके विकेट कीपिंग के लिए जो आपके लिए मुश्किलात खड़ी की गई, हर्डल्स खड़ी किए गए, उस पर भी मैं बात करता हूं। साथ साथ नाज़रीन को एक बात बड़ी मैं क्लियर और कैटेगोरिकली ये बात बता दूं कि जब से अतीक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में गए थे, शायद जो है ये बात मुझे ऑडियर कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए, लेकिन मैं बड़ा खुला डोला बंदा हूँ, ग्रास रूट का बंदा हूँ, तो बड़ा बरबिला ये बात कह रहा हूँ कि मेरी अतीक से बातचीत बिल्कुल बंद हो गई थी, क्योंकि या तो इन पर कुछ पाबंदियाँ थी या हमारी कुछ इनसे बन नहीं रही थी उस ज़माने में। तो ये कोई मत समझे कि जी इनसे मैं प्लांटेड इंटरव्यू कर रहा हूं, लेकिन आज जो हम इनसे सवाल करेंगे वो आपके सवाल करेंगे। इसलिए सवाल करेंगे कि अतीक के साथ क्या मुश्किलात पैदा की गई और क्यों जो है वो अतीक को काम नहीं करने दिएगा। तो आज हम सारी चीजें जानने की कोशिश करेंगे। ये सब कुछ होगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले अतीकुज़्ज़मा हमारे साथ मौजूद थे और हम बात करते उनसे पाकिस्तान क्रिकेट के मुस्तकबिल के हवाले से और साथ साथ वो अपने कोचिंग कैंप के हवाले से बात कर रहे थे। अतीक, आप विकेट कीपर्स के कोचिंग कैंप के हवाले से बात कर रहे थे। उसमें जो मैंने लिस्ट पढ़ी थी उसमें तकरीबन कोई 12 विकेट कीपर थे, लेकिन उसमें हमने देखा कि ना उसमें मोहम्मद हसन थे कि जिनका कराची से ताल्लुक़ है, ना उसके अंदर आज़म खान मौजूद थे, ना उसके अंदर हमने देखा कि जो हारिस थे पेशावर के वो मौजूद थे। तो क्या ये सब विकेट कीपर्स आपकी लिस्ट में नहीं थे या समझते इतने अच्छे विकेट कीपर थे इनको कोचिंग की जरूरत ही नहीं थी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर आपको याद होगा तो उस दौरान जो कैंप लगा था उस दौरान KPL हो रही थी, तो हारिस और आजम KPL में बिजी थे। और जहां तक हसन का ताल्लुक है तो हसन ने मुझसे खुद एक्सक्यूज की थी क्योंकि ये 4 दिन का कैंप था, तो हसन एक दिन के लिए अवेलेबल था, आ सकता था। तो एक दिन के लिए आने के लिए उसका कोई फायदा था नहीं। तो हसन को मैंने ये श्योरिटी दी थी कि नेक्स्ट जो कैंप होगा उसमें इंशाल्लाह तुम्हें जरूर बुलाएंगे। तो हसन और ये जितने भी आपने कीपर्स के नाम लिए, ये तो हमारे टॉप लिस्ट के विकेट कीपर्स हैं और इनकी अवेलेबिलिटी नहीं जिसकी वजह से वो नहीं थे उस कैंप में। ठीक है, लेकिन हमने देखा कि सरफराज के विकेट कीपिंग के हवाले से कुछ बातें सामने आई, कुछ रिजवान की विकेट कीपिंग में भी फ्लॉज आए। आपने इन दोनों पे भी कोई काम किया या सिर्फ आप जूनियर लेवल पे ही काम कर रहे थे? इन लोगों के साथ काम करने दिया ही नहीं गया ना। मैं तो सरफराज और मैं आप हैरत में होंगे कि अगर मैं आपको ये बताऊं कि सरफराज और रिजवान से मेरी मुलाकात भी नहीं हुई अभी तक। जितने अरसे आप बोर्ड में रहे आपकी कभी मुलाकात ही नहीं हुई इन दोनों से? नहीं, मेरी इन दोनों से मुलाकात ही नहीं हुई। क्योंकि पाकिस्तान के जब कैंप्स लाहौर में होते थे उसमें सकलैन मुश्ताक ने काफी दफा मिसबा को बोला कि यार देखो पूरी दुनिया में विकेट कीपर्स के कोचेस साथ घूम रहे होते हैं। इंग्लैंड में भी ब्रूस फ्रेंड साथ रहता है और वो प्रिपरेशन सीरीज से पहले प्रिपरेशन करा के फिर सीरीज का पहले दिन वो स्पेंड करके कीपर्स के साथ वो फिर चला जाता है। तो हमारे पास पहले एक विकेट कीपिंग कोच नहीं थे, अब हमारे पास विकेट कीपिंग कोच मौजूद है, तो क्यों नहीं अपने साथ रखते। तो मिसबा ने स्ट्रेट अवे उसको बहाना कर दिया कि जी फंडिंग और ये वो ऑल रबिश ना। तो मिसबा के वो ऑब्वियसली मिसबा कि अपनी फिलॉसफी थी, एक अपने उसकी ग्रुप था जिसको वो इनकरेज करता था और उसी को अपने साथ रख के चलता था। और हो सकता है कुछ मिसबा का जो ग्रुप था, अधिक जो मिसबा का ग्रुप था कौन सा ऐसा ग्रुप था, क्योंकि सारी कलीदी ओहदे सारे इंपॉर्टेंट जो पोस्टें थी वो तो सारी मिसबा के पास थी। नहीं, मिसबा के साथ जो काम कर रहे थे, असिस्टेंट कोच, फील्डिंग कोच, फिजियो तो खैर क्लिफी था और उसके अलावा मैसूर और दूसरे जितने भी लोग थे, ट्रेनर जितने थे, वो मिसबा की अपनी उसने टीम बनाई हुई थी। वो अपनी एक उसने ग्रुप बनाया हुआ था, तो वो उसी पे ट्रस्ट करता था। तो वो NHBC पे तो उसने कभी भी ट्रस्ट किया ही नहीं।
NHPC में तो वो बस मजबूरी के, क्योंकि उसको क्लियरली बोल दिया गया था ऊपर से हायर ऑफिशियल से कि आपने प्लेयर, आप परफॉर्मेंस कोचेस हो, पाकिस्तान के जो कोचेस हैं वो परफॉर्मेंस कोचेस हैं, और NHPC के जो कोचेस हैं वो डेवलपमेंट कोचेस हैं। अगर आप लेकिन अतीक यार सवाल ये पैदा होता है कि जब आप वहां मौजूद थे, जब सरफराज की विकेट कीपिंग पे, रिजवान की विकेट कीपिंग पे सवालिया निशान उठ रहे हैं, तो अल्टीमेटली वो आपकी तरफ वो सवाल जाता है। तो कभी आपने इस सवाल से चीफ सेलेक्टर से, जो डायरेक्टर डोमेस्टिक है नदीम खान, GM जो है जुनैद जिया, कभी आपने उनसे बात करने की कोशिश की कि ये सब क्या हो रही है? तो फिर मेरी क्रेडिबिलिटी पे बात आ रही है, आज तक मैं मिला ही नहीं हूं सरफराज से और रिजवान से। ये मैंने बोला, मैंने ओपनली बोला, मैंने सकलैन भाई को भी बोला था कि अगर विकेट कीपिंग में प्रॉब्लम आएगी तो कल को मेरे पे ब्लेम नहीं आना चाहिए कि है ना विकेट कीपिंग कोच अतीकुज़्ज़मान क्या कर रहा है। जब अतीकुज़्ज़मान को एक इंटरेक्शन का मौका ही नहीं मिलेगा उन प्लेयरों के साथ, तो मैं कोई गायबाना तरीके से तो उनके साथ काम नहीं कर सकता। तो मैंने तो अपनी अवेलेबिलिटी, मैं तो पहले दिन से उनको बोला था कि मैं यहाँ पे सीट पे बैठने नहीं आया कि मैं 9 to 5 जॉब करके चला हूँ, मुझे आप हैंड्स ऑन काम दें, मुझे कहीं भी भेजना है, पाकिस्तान के कोने पे कहीं भी भेज दें, भले वो कोयटा हो, भले कोई भी जगह हो, चमन हो या कोई भी ऐसी जगह हो, मगर मुझे काम करने दें। मुझे यहाँ पे NHPC में मैं उसी वक्त रहूंगा कि जब पूरे पाकिस्तान में कहीं काम ही नहीं हो रहा होगा, जब कोई ऑप्शन नहीं होगा, फिर मुझे आप यहाँ पे बिठाएं। मैंने तो बाकायदा उनको पूरा 12 महीने का एक कैलेंडर बना के अपना दिया था कि मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं इस तरीके से जाके रीजन्स, पाकिस्तान, नेशनल टीम, अंडर 19 टीम, वुमेन्स टीम, सबके साथ काम करूं, क्योंकि मैं NHPC का लीड फील्डिंग विकेट कीपिंग कोच था। तो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पूरे पाकिस्तान की जो फील्डिंग विकेट कीपिंग है उसको मैं ओवरकम करूं, उनको इंप्रूव करने की कोशिश करूं। ऑब्वियसली मैं सब प्लेयर को तो कोचिंग नहीं कर सकता। समझ नहीं आ रहा, फील्डिंग को भी आप देख रहे थे, लेकिन क्या जो अभी पाकिस्तान टीम के साथ है अब्दुल मजीद, क्या वो अतीकुज़्ज़मान से ज्यादा क्वालिफाइड है? अतीकुज़्ज़मान से ज्यादा उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है कि उनको जो है वो इतनी अहमियत दी जा रही है, टीम के साथ मुसलसल लगाया जा रहा है? और आप जैसा क्वालिफाइड प्लेयर जो कोच है, इंग्लैंड में कोचिंग कर आया, और साथ साथ आपने जिस तरह सुई सदरन गैस को जहां पर आपने पहुंचाया, फिर आप खुद टेस्ट क्रिकेटर हैं, तो क्या आप किसी से कम थे कि अब्दुल मजीद के मुकाबले में? देखिए, मैं किसी इंडिविजुअल से मेरा गेम था नहीं, मेरा मैच था नहीं, क्योंकि मैं अपनी एबिलिटी पे ही बहुत ट्रस्ट करके, मैं अपनी एबिलिटी पे ही, आपने मेरा पूरा करियर देखा एज अ प्लेयर भी, मैं अपनी एबिलिटी पे ऊपर आया हूं ना। मैंने कभी किसी से लॉबी बनाई किसी कप्तान के साथ, ना मेरी कोई सिफारिश थी। मैं अपनी एबिलिटी पे, अल्लाह ताला ने मेरी मेहनत है मुझे खिलाया। तो कोचिंग में भी मैं नीचे से लेके हर लेवल पे काम करके मैं स्टेप बाय स्टेप ऊपर आया हूँ। जहां तक अब्दुल मजीद का ताल्लुक है, वो मैं उसको क्या क्रिटिसाइज करूं, मगर जो उनको सेलेक्ट करने वाला है, तो उनसे सवाल करना चाहिए कि उनके अंदर आपने क्या ऐसी चीज देखी जो मेरे अंदर नहीं है। हो सकता है वो बहुत ही उनके नजरों में बहुत टॉप क्लास कोच होगा, मगर उसकी फिर आप प्रूफ देना दुनिया को, कहना कि पाकिस्तान की फील्डिंग टॉप क्लास हो रही है, पाकिस्तान के बाकायदा स्टैटिंग होती है, स्टैट्स कलेक्ट किए जाते हैं, और बाकायदा हर तरीके से उनकी ग्रूमिंग होती है। जो काम मैंने किया PCB में, मैं अपने काम का अकाउंटेबिलिटी दे सकता हूँ कि मैंने क्या काम किया। मेरे ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाहिद क्रिकेट बोर्ड है जहां पे फील्डिंग की असेसमेंट शुरू कर दी पूरी दुनिया में। ये बताइएगा कि अब वक्त मेरे पास कम है, थोड़ा मैं तेज आप लेके चलूंगा चीज़ों को। सरफराज के साथ क्या मसला आपको लगा? आपको लगता है कि सरफराज को दानिस्ता तौर पे बाहर करने की कोशिश की गई? क्योंकि अब तो आप सिस्टम का हिस्सा नहीं है, बोर्ड का हिस्सा नहीं है, इवन मुल्क में भी नहीं है। तो पहले भी आप खुल के बोलते थे जब आप बोर्ड में नहीं गए थे, अभी भी आप खुल के बोल सकते हैं कि दानिस्ता तौर पर सरफराज को बाहर करने की कोशिश की गई। ऐसा माहौल जो आपके साथ पैदा किया गया, क्या सरफराज के साथ भी वही कोशिश की गई? सरफराज का मसला क्या था? देखिए, सरफराज का मसला ये था कि उसके साथ रिजवान जो है कि टॉप क्लास कीपर, जब उसको इतना मौका मिला तो उसने बहुत उस मौके को वेल किया, उसको परफॉर्म किया। सरफराज को विकेट कीपिंग में, और अगर मैं सरफराज की जगह होता तो मैं टीम के साथ इस तरह घूम के बाहर बैठ के बिब पहन के नहीं बैठता, कभी भी नहीं बैठता। मैं या तो अपना कैरियर खत्म करके डोमेस्टिक क्रिकेट पे फोकस करता, या मैं 1-to-1 बात करता कि आप मुझे बताएं कि मेरा एक्शन प्लान क्या है फ्यूचर का, ठीक है ना। मेरे हिसाब से सरफराज ने गलत किया। पाकिस्तान टीम का कैप्टन था, उसने पाकिस्तान को ट्रॉफियां जितवा के दी हैं, तो वो ये चीजों के डिजर्व नहीं करता इन चीजों के। अगर सरफराज को आपके प्लान में सरफराज नहीं है चीफ सेलेक्टर के या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, तो आपको उसको एक अच्छे तरीके के थ्रू एक क्या यही वजह है कि जाहिद भी चले गए? यही वजह है कि यूनुस खान भी नाराज होकर चले गए? अतीकुज़्ज़मान जिन हालात को भुगत रहे थे, खामोशी से देख रहे थे, और क्या यही वजह है कि यूसुफ भी जाने के लिए शायद पड़तोल रहे हैं? देखें, जब आप एक बंदा जब काम करने के लिए आता है ना, जब उसको पैसों से गरज नहीं होता, या उसको अपने करियर की फिक्र नहीं होती, उसको सिर्फ मुल्क की फिक्र होती है, तो वो इसी तरीके के फैसले करता है। वो फिर दूसरों के कहने पे नहीं चलता, वो अपने कहने पे चलता है, जो जिस तरह दिल कर रहा होता है, जिस तरह काम करने का आपको श्योरिटी दी हुई होती है पहले से। अगर वो श्योरिटी आपको नहीं मिलती काम करने के लिए, फिर वो बंदे को फिक्र नहीं होती जॉब की। मुझे भी जॉब की कभी फिक्र नहीं थी, क्योंकि मैं कभी जॉब करने नहीं गया था पाकिस्तान में। मैं डिफरेंस पैदा करने गया था, डिफरेंस क्रिएट करने गया था अपने काम में।
और अगर मैं वो डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकता, अगर मुझे मौका नहीं मिलता सही तरीके से काम करने का, तो फिर मुझे वहां रहने का कोई फायदा नहीं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई बंदा मेरी फीलिंग को समझ सकता हो कि फैमिली से दूर रह के दूसरे मुल्क में रहना और काम करना और फैमिली से सिर्फ व्हाट्सएप की हद तक चैट करना कितना मुश्किल काम है, ठीक है ना। तो जहां तक पैसों की बात है, जितने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मेरा ये सवाल है, क्या यूनुस को भी यही प्रॉब्लम थी, क्या जाहिद को भी यही प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वो स्किप कर गए बोर्ड को? नहीं, जाहिद का तो मसला दूसरा था। जाहिद को तो फैमिली हॉलीडेज करने गया था, वो आया नहीं, और हमें ऐसा लग रहा था कि उसको फैमिली इशू चल रहे थे वाइफ के साथ और बच्चे के साथ, तो वो अनसेटल था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। जाहिद बिल्कुल ही खोया हुआ था। यूनुस खान का मुझे नहीं पता कि यूनुस खान, आपको पता है एज एन इंडिविजुअल हम सबको पता है यूनुस खान के टेम्परामेंट का। तो यूनुस खान अगर अपने तरीके से काम नहीं कर सकता, ही फॉल आउट विद पीपल वेरी इजीली। तो मेरा जो था वो बिल्कुल ही इन दोनों से मुख्तलिफ था। मैंने तो और यूसुफ का क्या मसला है? क्योंकि यूसुफ के बारे में सुना है कि तलवार लटक रही है उनके सर पे भी। आप यूसुफ भाई का मुझे तो नहीं पता, क्योंकि मुझे हैरत हुई है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एनएचपीसी के बैटिंग कोच का भी एडवर्टाइज दिया हुआ है। तो इसका मतलब यही है कि आपको नया बैटिंग कोच भी लाने की वो कोशिश करेंगे। हो सकता है पुरानी चीजों को अभी तक दिल पे रखा हुआ होगा, और जो आपस में हुआ है इन लोगों का, हो सकता है वो इन्फ्लुएंस पैदा कर दे। मगर मेरे हिसाब से यूसुफ भाई ने कोई इतना बुरा काम नहीं किया, और यूसुफ भाई बड़े अच्छा काम कर रहे थे। और उसकी आप मिसाल देख लें, आबिद अली जिसको मिसबा ने बिल्कुल जीरो बना दिया था, वहाँ यूसुफ भाई के अंडर रह के वो हीरो बन गया। ठीक है, अतीक के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, और भी बहुत सारी बातें अतीक के कहने वाले से, अतीक के साथ जो बर्ताव न सिर्फ पाकिस्तान में हुआ बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी जो उनके साथ एटीट्यूड रवा रखा गया, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे अतीकुज़्ज़मा से, क्रिकेट बोर्ड के मामलात के हवाले से। अतीक, ये बताएगा कि क्या मिसबा से क्या नाराज़गी थी आपकी, और जब ये सारी चीज़ें चल रही थी आपके साथ, मिसबा आपको नहीं शायद लाइक करते थे, आपको काम नहीं करने देना चाह रहे थे, या कुछ और ऐसे मसाइल थे, तो जब आपने छोड़ा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, तो क्या आप रमीज राजा साहब के पास गए? क्या किसी ने आपको उनसे मिलवाया, या उसमें भी आपके लिए कोई हर्डल्स क्रिएट की गई? देखिए, मिसबा से कोई पर्सनल लाइकिंग और डिसलाइकिंग का मतलब नहीं था, मगर मिसबा की एक अपनी फिलॉसफी थी। वो बस अपने अलावा मेरे ख्याल से शायद किसी और को कोच नहीं समझता था, और हम तो वहां पे हेल्प करने के लिए गए थे पाकिस्तान के लिए। मैं किसी की पोजीशन लेने नहीं गया था, मेरा एम ये नहीं था कि मैं पाकिस्तान टीम पोजीशन उन्होंने कोई छोड़ी ही नहीं थी। अब वो विकेट कीपिंग कोच तो बन नहीं सकते थे, जितनी मिल सकती थी उनको उन्होंने सारी वो ले ली, जितने तमगे थे सारे तो लग गए थे। देखें, जो एक टॉप क्लास लीडर होता है ना, वो टॉप क्लास लीडर अपने साथ भी टॉप क्लास के बंदों को रखता है, और उससे आपकी लीडरशिप का पता चल जाता है कि जो बंदा अपने आप को अपने साथ अपने नॉन कॉम्पिटेंट पीपल रखता है, तो उसको खुद से इनसिक्योरिटी होती है अपने रोल के लिए। तो देखें, आखिरी में यही हुआ ना, कि आखिरी में यही हुआ कि उसको हटा दिया गया। हटा इस वजह से दिया गया कि जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते तो आपका एज अ टीम काम करना होता है। अगर आप एज एन इंडिविजुअल काम करोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो हर बंदा आपके अगेंस्ट चला जाता है। फिर अगेंस्ट चला जाता है, आपके पास एक ही ऑप्शन होता है, या तो आप चले जाओ या तो सारे बंदे जो आपके अगेंस्ट उनको हटा दो। तो बोर्ड ने फिर फैसला किया, फिर बोर्ड ने चेंजिंग लाई, क्योंकि लग रहा था कि हमने एक पाकिस्तान वे का एक प्रोसेस बनाया होता है। उस पाकिस्तान वे पे एक कम्युनिकेशन चैनल बना था जिसमें अंडर-19 एनएचपीसी और पाकिस्तान टीम का एक कनेक्शन था। अगर वो कनेक्शन में अगर पाकिस्तान टीम का हेड कोच को बाय नहीं करता तो फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी थी। या तो फिर आप इतनी ऐसी परफॉर्मेंस क्रिएट करो कि ना, जिससे ना किसी को बोलने का कोई मौका ना मिले, फिर आपकी टीम परफॉर्मेंस भी नहीं कर रही। क्या लगता है, जिस तरह आप अब वक्त मेरे पास 3-4 मिनट रहे, क्या लगता है आपको? अतीकुज़्ज़मा नाराज थे, फिर मोहम्मद आमिर भी नाराज हुए, उन्होंने कहा ये मैनेजमेंट होगी तो मैं नहीं खेलूंगा। आमिर आपके साथ सुई सदरन में भी खेले हैं, आपने उनको देखा होगा, कराची किंग में भी करीब से आपने उनको देखा होगा। क्या लगता है कि क्या सही नाराज थे फिर मोहम्मद आमिर इस मैनेजमेंट के साथ? नहीं, वो होंगे, क्योंकि देखें, एक जो अच्छा लीडर होता है ना, वो एक रिलेशनशिप क्रिएट करता है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप थ्रू कम्युनिकेशन होती है। मिसबा का जो सब में बड़ा वीकेस्ट पॉइंट था कम्युनिकेशन थी। मिसबा कम्युनिकेट ही नहीं करता था किसी के साथ। मिसबा अपनी कम्युनिकेशन के लिए शाहिद असलम साहब को यूज करता था। कभी मिसबा ने किसी व्हाट्सएप ग्रुप में कभी कोई मैसेज नहीं किया, मिसबा ने कभी किसी ईमेल का रिप्लाई नहीं किया, मिसबा ने कभी फेस टू फेस भी ना आपके सामने से गुजर जाता, ऐसा लगता था कि आप है ना कोई भी नहीं है उसके सामने। तो इस तरह का अगर एक कोच इंटरेक्ट करेगा किसी के साथ, तो प्लेयर या उसके साथ जो दूसरे लोग काम कर रहे हैं उन्होंने तो फॉलो आउट होना ही है ना उसके साथ। मेरी कोई मिसबा से पर्सनल इशू नहीं था। मुझे तो अफसोस ये हुआ कि यार एक बंदे के अंदर अगर क्रेडिबिलिटी है इस लेवल की कि वो एनएचपीसी का लीड कोच पाकिस्तान का बन सकता है, तो व्हाई नॉट पाकिस्तान क्रिकेट टीम उसको यूटिलाइज करे। अच्छा, क्या वजह थी कि आपको हमने कभी नहीं देखा, हमने मुख्तलिफ लोगों को देखा कि कहीं ना कहीं अंडर-19 के साथ वो एसोसिएट नजर आए, विमेंस टीम के साथ नजर आए, नेशनल टीम के साथ नजर आए, जूनियर टीम के साथ नजर आए, नहीं नजर आया तो अतीकुज़्ज़मा नजर नहीं आया। लोग कहते हैं कि ग्रांड फ्लावर ने आपको काम नहीं करने दिया।
ग्रांट ब्रैडमन नहीं, ग्रांट ब्रैडमन ये गलत बात है बिल्कुल। ग्रांट ब्रैडमन को मेरी डेवलपमेंट की बहुत फिक्र थी। उसने तो मुझे काफी रिकमेंडेशन करी विमेंस टीम के साथ, अंडर 19 के साथ, पाकिस्तान टीम के साथ, मगर वो रिकमेंडेशन को हमेशा रिफ्यूज कर दिया गया। और रिफ्यूज क्यों कर दिया गया मुझे नहीं पता। अगर एक कोच को काम नहीं करने देंगे आप मुख्तलिफ एनवायरमेंट में, तो वो कोच इंप्रूव कैसा होगा। अब आके चेयरमैन साहब कहते हैं कि पाकिस्तान के कोच इस लेवल के नहीं है, मगर जो इस लेवल के हैं उनको क्या करने दिया आपने, उनको कौन सा काम करने दिया मुझे बताए ना। अगर मैं इस लेवल का नहीं हूँ तो मैंने काउंटी क्रिकेट के साथ एज अ हेड कोच कैसे काम कर लिया। अगर मैं इस लेवल का नहीं हूं तो मैंने काउंटी क्रिकेट की अंडर 19 को 2 चैंपियनशिप कैसे जिता दी। अगर मैं इस लेवल का नहीं हूं तो मैं स्वीगर्स की टीम को ग्रेड 2 से लेके मैंने ग्रेड 1 में किस लेवल की टीम बना दिया। अगर मैं इस लेवल का नहीं हूं तो मुझे क्यों पाकिस्तान की वुमेन्स टीम बार बार कहती है कि हमारे साथ काम करने के लिए आप छोड़ दें, काम करने के लिए छोड़ दें। अगर इस लेवल आपको कोई तो होगा ना जो आपको रोक रहा होगा। नहीं, देखिए हमारे ऊपर तो बॉसेस है ना, ऐसा क्लैन मुश्ताक थे, नदीम भाई थे। अब दूसरा जो बंदा है ग्रांट ब्रैडमन और दूसरे जो हेड कोचेस हैं दूसरी टीम के, वो तो रिकमेंडेशन के लिए, रिक्वायरमेंट के लिए वो बोलते हैं, नाम भेजते हैं, मगर वो बाद में जाके मना कर दिया जाता है। लेकिन लतीफ आप एक ऐसे कल्चर से आए थे कि जो आप बेहतर अब समझते हैं और लोगों के मुकाबले में। आपको थोड़ा सा मैं इसलिए लेवल नहीं दूंगा, माफी का मार्जिन इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि आप इंग्लैंड से आए थे। आप तो ठक करके एक ईमेल करते रमीज राजा को, वसीम खान को या एहसान मानी को कि मेरे साथ ये बर्ताव हो रहा है। नहीं, मैंने एक लेवल तक बर्दाश्त किया, बाद में मैं रमीज भाई से जाके डायरेक्टली मिला हूँ। जब रमीज भाई आए तो सारी चीजें पॉज हो गई, ठीक है। सारी चीजें पॉज हो गई। मुझे थोड़े से घर के भी घरेलू मसले भी शुरू हो रहे थे। मुझे आगे जाने के लिए मेरी बात चल रही थी कि मैं वर्ल्ड कप में जाऊंगा, पहले फिर बात चल रही थी न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज में करूंगा एज अ फील्डिंग कोच। तो ये बातें ही चल रही थी मेरे पीछे। तो मैंने अपनी बारी का इंतजार करता है, होता है ना कि सब्र करके बंदा बैठा होता है, अपने काम पे भरोसा करता है, इंतजार करना, अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। फिर जब जाके डायरेक्टली बात की नदीम भाई से, मैं बोला कि भाई मेरी बारी कभी आएगी भी या नहीं आएगी। मुझे आपने PSL भी काम करने नहीं दिया, आपने मना कर दिया, मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी। पाकिस्तान विमेंस टीम के 2-3 टूर आपने मेरे रोक दिया, अंडर 19 के साथ आपने मुझे नहीं काम करने दिया, तो मैं कहाँ काम करूंगा। मैं यहाँ पे 9 to 5 की जॉब करने तो नहीं आया, मैं अपने घर से दूर बैठ के मैं यहाँ काम करने आया, मैं यहाँ पे सीट पे बैठने नहीं आया। तो उन्होंने कहा मुझे नहीं लगता कि तुम पाकिस्तान नियर फ्यूचर में पाकिस्तान टीम के कोच बन सकते हो। अच्छा। तो मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुआ इस बात से, मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ। और मैं एक दिन डायरेक्ट, मेरे को इंटेंशन नहीं थी, मैं कजाफी में मैच चल रहा था, कजाफी के ग्राउंड में डोमेस्टिक लिस्ट ए का मैच हो रहा था, सेकंड 11 का। तो मैंने ऊपर सैटरडे को देखा रमीज भाई अपने कमरे में थे, तो मैं चला गया ऊपर, खुद से चले गया। रमीज भाई का मैं खुद ही चला गया। बड़ी उनकी बात है कि उन्होंने मुझे बगैर किसी, मैंने जब बाहर जाके उनको बोला कि भाई पाकिस्तान प्लेयर अतीकुज़्ज़मान आए, तो उन्होंने स्टेडियम में मुझे अंदर बुलाया और आके मेरी उनसे काफी अच्छी चैट हुई। मगर मुझे उस चैट से बहुत डिसअपॉइंट हुई। सब में बड़ी डिसअपॉइंटमेंट ये थी कि रमीज भाई को मेरे बारे में कोई भी नॉलेज नहीं थी कि मैं क्या, मेरी क्वालिफिकेशन है, क्या मेरी स्किल्स हैं और मैंने क्या पिछले साल काम किया टीम के साथ, डिफरेंट टीमों के साथ। उनको ये तक नहीं पता था कि मेरी नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में पोस्ट क्या है और कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट है। उन्होंने ये मेरे से सवाल किया। जब उन्होंने ये सवाल किया ना, तो मैं समझा, मैं बस ऐसा हो गया था, मैंने अपना माइंड बनाकर आया था कि मैंने रिजाइन करना है, वो माइंड पक्का कर लिया। मैंने कहा आप यहाँ रहने। अच्छा, अब जब उनको पता चल गया आपकी ग्रीवेंसेस यकीनन इस प्राइम की तवज्जुद से मीडिया में भी गई हैं, लोग सुने, अब अगर दोबारा ऑफर आई तो क्या आप आएंगे? नहीं, अब मुश्किल है। देखिए मैंने चांस लिया था, मैंने बहुत अपने समझे एक पत्थर रख के एक चांस लिया कि मैं यहाँ से मेरा अपना बिजनेस चल रहा था। मैं काउंटी के लिए ऑलमोस्ट आई वाज परमानेंटली इन लंकाशायर काउंटी, तो मैंने सेक्रीफाइस किया मुल्क के लिए। आप यहाँ छोड़ के काउंटी की बात कर रहे हैं, काउंटी में तो आपको ताने मिल रहे हैं कि आप तो समोसा बेचने वाले हैं। नहीं, वो बात अलग है। देखिए वो मैंने पुरानी जो, ये काफी पुराना वाकया था, ये 2006 का वाकया था जो मैंने अभी हाईलाइट किया है। और मेरे हाईलाइट करने की वजह ये थी कि मुझे जो स्ट्रेंथ मिली है ना, वो अजीम रफीक से मिली है, जिसने अजीम रफीक ने इतना हिम्मत करके अपना केस को फॉरवर्ड करके इतना बड़ा उसने कहना कदा कलामी होती है यहाँ पे। सिर्फ अजीम रफीक को नहीं, उनकी जो सिस्टर जो थी, वो जो क्लब के अंदर डेवलपमेंट मैनेजर हैं, क्या उनके साथ भी रेसिज्म हुआ है? तो ये क्या मुसलसल हो रहा है कि आप लोगों के साथ, कि आपको जो है समोसा सेलर कह दिया, अजीम रफीक के साथ रेसिज्म हुआ, उनकी सिस्टर जो आमना है उनके साथ रेसिज्म हुआ? नहीं, ये कॉमन है यहाँ पे। और अब अजीम ने जब से ये शुरू किया है, इसके आवाज उठाई है, तो काफी लोगों के अंदर हिम्मत पैदा हुई है, जिन्होंने तकरीबन 1500 से लेके 2500 तक सुनने में आया है। काउंटी के जो एशियन प्लेयर थे, जो जूनियर लेवल से लेके डिफरेंट लेवल तक खेले, उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड कराया है। मैं भी लंकाशायर के पास गया था, लंकाशायर ने मुझे खुद बुलाया था और मेरा रिकॉर्ड, उन्होंने पूरा बयान रिकॉर्ड किया, सुना, और उसका इन्वेस्टिगेशन चल रही है उस केस पे कि जो मेरे साथ लंकाशायर के। क्या इसे पाकिस्तानियों के साथ है या आप एशियन की बात करते हैं, इंडियन, श्रीलंकन, बांग्लादेशी सभी आ जाते हैं उसमें?
ये सब आते हैं। और काले जो कोचेस हैं ना, जो ब्लैक अफ्रीकन हैं और दूसरे जो हैं, उनके साथ भी ये प्रॉब्लम है। तो इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, इसको बेम कहते हैं, ब्लैक एशियन समथिंग माइनॉरिटी और समथिंग लाइक दैट, इस तरह उसका वो है। तो उसके लिए बकायदा वर्क हो रहा है इस पे, और काफी चीजें बेहतर हुई हैं। जैसे आपने देखा होगा यॉर्कशायर के अंदर काफी मुझे बताएगा, 10 सेकंड मेरे पास होंगे, और क्या आपको इसका नुकसान नहीं होगा कि आपने आवाज उठाई, आप पाकिस्तान से कैरियर खत्म करके गए? नुकसान, मगर मुझे इसकी परवाह नहीं है। देखें, जो बंदा अपनी पाकिस्तान की इतनी बड़ी जॉब छोड़ सकता है अपने अना के लिए और अपने उसके लिए, और मतलब मुझे इन चीजों की फिक्र नहीं है। मुझे आपको फिक्र नहीं है, लेकिन एक दो चीजें और मैं आपसे जल्दी जल्दी पूछना चाहूंगा। जब आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ एसोसिएट थे तो आप पे ये भी इल्जाम लगा, अतीक उज़्ज़मा बदल गया, अतीक उज़्ज़मा के दिमाग हो गए, इसके कॉलर खड़े हो गए, पुराने दोस्तों को भूल गया। क्योंकि हमने खुद देखा है कराची में जो लोग काम कर रहे थे ग्रास रूट पे, आपने उनके लिए कुछ नहीं किया, आपने उनको शायद अपने वो सपोर्ट नहीं की जो करनी चाहिए थी। मैं नाम भी ले सकता हूँ, हारिस सजाद थे, तारिक हारून थे, सईद बिन नासिर, इस टाइप के जो कोचेस काम कर रहे थे ग्रास रूट लेवल पे, उनको शायद अतीक उज़्ज़मा ने इतना प्रमोट नहीं किया। नहीं, देखिए, सईद बिन नासिर का आपने नाम गलत लिया। सईद बिन नासिर से आप पूछें कि फर्स्ट टीम का फील्डिंग कोच वो बना किस तरह। ठीक है, हारिस सयास और तारिक हारून की जैसे बात की, देखें इनकी अपॉइंटमेंट मेरे कंट्रोल में नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तकरीबन 96 सीसीए के कोचेस रखे हैं, जिसमें से हमने रिकमेंडेशन करके शॉर्टलिस्ट करने में मेरा इन्फ्लुएंस था, जिसमें हारिस सयास शॉर्टलिस्ट भी हुआ और इंटरव्यू के लिए भी गया। इंटरव्यू ग्रांट ब्रैडमन, सकलैन, मुश्ताक और उमर रशीद साहब ने लिए, ठीक है ना। अब उसके बाद वो इंटरव्यू किस तरह देते हैं, ये उनकी अपनी कैपेबिलिटी है, और बिल्कुल फेयर तरीके से जिन लोगों को पिक किया गया, उसमें से सईद बिन नासिर भी था, उसमें नईम तैयब भी था, उसमें ताहिर खान भी था, और एक दो और कराची के कोचेस थे। तो कराची में 60 टीमें थी, 60 टीमों में 7 कोचेस ही आ सकते थे, और मेरे ख्याल से आपको नहीं लगता, खैर अब ये बहस बहुत ज्यादा हो जाएगी, टाइम कम है, आपको नहीं लगता कि रिजवान कुरैशी इंग्लैंड से एकदम आके कोच लग गए, नईम तैयब अपना यूट्यूब चैनल चलाते चलाते कोच लग गए, जो ग्रास रूट पे काम कर रहे थे वो बेचारे वही धूप में, मिट्टी में, खाक में रुलते रहे? ये एक अलग डिबेट हो जाएगी, लेकिन बहरहाल मैं इस पर आपसे मुत्तफिक नहीं हूँ कि जो है वो फेयर सिलेक्शन हुआ कोचेस के हवाले से। लेकिन बहरहाल ये बताएगा, आखिरी मेरा आपसे सवाल है कि जो भी इंडिया में हो रहा है विराट कोहली के साथ, बताओ सीनियर प्लेयर आप किस तरह समझ रहे हैं कि विराट कोहली के साथ जो ये एटीट्यूड है, क्या ये होना चाहिए था? सेम हम देख रहे हैं, आप अपना भी जिक्र कर रहे हैं, यूनुस को भी देखा, सरफराज को भी हम देख रहे हैं, सेम यहां भी ऐसे ही हो रहा है, वहां भी ऐसे ही होता नजर आ रहा है। देखें, ये गलत है। ये क्रिकेट को क्रिकेट के तरीके से हैंडल करना चाहिए। क्रिकेट में अच्छी चीजें भी आपको नजर आएंगी, क्रिकेट में आपको खराब चीजें भी नजर आएंगी। और आप एक प्लेयर जो होता है और या कोच जो होता है, वो जब आप किसी मुल्क के लिए काम कर रहा होता है, खेल रहा होता है, तो उसकी एक इंटेंशन होती है कि मुल्क के लिए जितना बेहतर से बेहतर परफॉर्म कर सके। ठीक है, अगर उसमें हार जीत हो जाती है तो उसमें हमें उसका नेगेटिव तरीके से उनको डील नहीं करना चाहिए। तो हमारी आवाम को भी और दूसरे लोगों को भी इस बारे में थोड़ा सा पेशेंस होना चाहिए कि आपको क्रिकेट ऐसा खेल है कि आपको खुशियां भी देगा और आपको आंसू भी देगा, तो उन आंसुओं के लिए तैयार रहना चाहिए। अतीक ये बताइएगा कि अब क्या आप अपने आप को आजाद फील कर रहे हैं? क्योंकि अब तो आप हमारा फोन भी शायद उठा लें, कोई हम कोई पोस्ट डालें सोशल मीडिया पे, शायद आप लाइक कर लें, क्योंकि जब आप बोर्ड में थे तो माशाल्लाह आप तो ना कोई पोस्ट पे लाइक करते थे ना कोई कमेंट करते थे। ऐसा हो गया कि अतीक उज़्ज़मा तो पता नहीं किसी मुल्क के बादशाह बन गए? नहीं, देखे, मैंने कॉन्ट्रैक्ट जब बोर्ड का साइन करते हैं ना, तो बहुत ज्यादा पेजेस होते हैं उसमें। मैं मेरे ख्याल से उन लोगों में से हूँ, मैंने एक एक पेज की एक एक लाइन पढ़ के ना मैंने साइन किया कॉन्ट्रैक्ट। तो उसमें बहुत सी ऑब्लिगेशन थी, उसमें मुझे पता था कि मेरे फोन के मैसेजेस भी रिकॉर्ड हो रहे हैं, मेरी ईमेल्स भी रिकॉर्ड हो रही है, मेरी हर चीज मॉनिटर हो रही है। बल्कि मैं एक एक लाइक भी कर देता था ना, तो वो प्रॉब्लम हो जाती थी मेरे लिए। मुझे ना ईमेल आ जाती थी कि आपने ये पोस्ट क्यों लाइक की। तो बोर्ड के अंदर रह के ना वाकई में इस तरह का फीलिंग हो रही थी कि जैसे मैं ना बिल्कुल बॉन्ड हो गया हूँ, बिल्कुल मुझे किसी ने जगह लिया। थैंक यू सो मच। लेकिन जाने से पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया भी अदा करूंगा, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट है ना पीसीबी के, वो बड़े अलग अलग होते हैं, अलग लोगों के लिए अलग होते हैं। हमारे लिए कहा जाता है कि सेंट्रली कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर आपके लिए अलाउ नहीं है, हम आपके शो के लिए सेंट्रली कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर नहीं दे सकते हैं। लेकिन हम दूसरी तरफ देखते हैं कि ये जो यूट्यूबर्स हैं उनको आप सेंट्रली कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर भी दे देते हैं, और बबल को भी आप छोड़ देते हैं कि हम तो जूम पे या स्काइप पे प्लेयर मांगते हैं, हमें वहां नहीं मिलता, और लोगों को जो वो फेस टू फेस जो है वो इंटरव्यू के लिए पीसीबी अलाउ कर देता है। फिर हम कुछ कहते हैं तो पीसीबी को शिकायत होती है। थैंक यू सो मच अतीक उज़्ज़मा, आप हमारे साथ मौजूद थे, लेकिन नशिश जो है ये थोड़ी सी इसमें तशनगी रही है। इंशाल्लाह अगले किसी शो में इस तशनगी को पूरा करेंगे। आज के लिए इतना ही। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।